तो जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है हर्ष और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फ्यूचर प्लस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जिस तरीके से मैं हर बार लेके आता हूं आपके सामने एक ज्वलंत मुद्दा, आज फिर से मैं आपके सामने लेके आया हूं ज्वलंत मुद्दा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। याद रखिएगा, ये जो आज का मुद्दा है ये इम्पोर्टेंट है या बहुत ज़्यादा जरूरी है उन लोगों के लिए जो कि किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वो लोग जो कि आम पब्लिक हैं या आम जनता है, उसके लिए मुद्दा बहुत जरूरी होने वाला है। हम बात करेंगे दल बदलू कानून या हम बात करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ। इस पूरी की पूरी थ्योरी में, इस पूरे लेक्चर में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ के फायदे क्या क्या हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ के नुकसान क्या क्या हैं, क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या चीजें हो सकती है और इससे आम जनता को क्या फर्क पड़ता है। तो आज का जो वीडियो है वो आम जनता के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक वोटर हैं, अगर आप एक यंग हैं, अगर आप इस भारत के नागरिक हैं, आप वोटर हैं, आपको ये वीडियो एंड तक देखना है और समझना है कि क्या क्या चीजें कर दी जा सकती है। इस वीडियो के अंत में आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट में जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ देखिए, यहाँ पे इसने कांग्रेस का झंडा फेंका और इसने बीजेपी का झंडा फेंका। इन लोगों ने अपनी पार्टी बदल ली। एंटी डिफेक्शन एक्ट या दल बदलू कानून हम इसे कहते हैं। तो ये जो दल बदलू कानून, इसमें यह है कि जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं और उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने के बाद में वो पॉलिटिकल पार्टी का जो कैंडिडेट है वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले, तो उसको हम लोग बोलते हैं दल बदलू होना या एंटी या डिफेक्शन करना। ठीक है, मतलब उसका जो पर्टिकुलर जिसकी पार्टी है उस पार्टी की लॉयल्टी को छोड़कर वो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर ले, वो इसमें आता है। या फिर वो पार्टी की जो विप है, या विप मतलब वो लोग जो पार्टी ने जो ऑर्डर दिया है और पार्टी के अंदर जो डिसाइड हुआ है वो उस बात को ना माने और पार्टी के अगेंस्ट जाकर वोट करे, वो सब डिफेक्शन में आता है। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डेटा, अभी तक कितने लोगों ने एंटी डिफेक्शन डेटा कितना है, लॉ क्या कहता है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिफेक्शन कितना कितना कॉस्ट हुआ है, ठीक है, कौन से ईयर में क्या हुआ है, ये सारी बातें हम और रिकमेंडेशंस क्या क्या है। एक जो कानून मंत्री जी, उनका एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हो रहा था जिसमें लिखा था कि डिफेक्शन के केसेस जिस तरह डिक्रीज हुए हैं, अब इस लॉ में किसी प्रकार के अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जिन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। यहाँ पे ओवैसी जी का एक फोटो, उनमें कहना है कि स्टेबल गवर्नमेंट के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ को प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। मतलब दल बदलू कानून को प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर आप मेरे पीछे कार्टून देख पा रहे हो तो आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी यहाँ लिखा हुआ है, एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ लिखा हुआ है, दोनों का पट्टी बंदी हुई है। और पोस्ट पोल ड्रामा मतलब इलेक्शन होने के बाद में क्या क्या कांड होंगे वो यहाँ पे दिखा के रखा है। मतलब दोनों बोल रहे कि पहले कौन जाएगा, पहले डेमोक्रेसी जाएगी फांसी पर चढ़ने के लिए या पहले एंटी डिफेक्शन लॉ जाएगा फांसी पर चढ़ने के लिए। ओके, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है। तो हम एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कुछ चीजें बात कर लेते हैं। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 52वें अमेंडमेंट या 52 अमेंडमेंट एक्ट में 1985 के 10वें और 10वें शेड्यूल में हमने एंटी डिफेक्शन लॉ को ऐड किया। 1985 में इसको फाइनली ऐड किया गया था। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि जो डिफेक्शन का जो इशू है ये 1965 और उसके पहले से ही है। वहां से ही ये नेता दल बदल रहे हैं और अपनी पार्टी बदलते रहे हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ में किस किस ग्राउंड पर उस कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा वो सारी बातें इसमें मेंशन्ड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रीजन एंटी डिफेक्शन लॉ के क्या क्या रीजन है और क्यों जरूरी है। देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जब कोई भी नेता अपनी पार्टी बार बार बदल रहा है या अपनी पार्टी को चेंज कर रहा है तो उससे एग्जैक्टली होता है जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो राजनीतिक जो एक सिंक्रोनाइजेशन है, एक जो नॉर्मलाइजेशन है वो नहीं मेंटेन हो पाता है। अगर आपने सुना होगा वेरी फेमस आया राम गया राम केस, उस केस में ये केस एग्जैक्टली क्या था, हरियाणा के एक मिनिस्टर थे, एक एमपी थे, उन्होंने एक ही रात में या 24 आवर्स में अपनी पार्टी 3 बार बदली। वो पहले जनता दल में चले गए, फिर वो कांग्रेस में चले गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। वेरी फेमस आया राम गया राम केस। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो स्पिरिट है उसको मेंटेन करने के लिए और जो पॉलिटिकल एथिक्स है उसको मेंटेन करने के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज को मर्जर फैसिलिटेट करने के लिए। देखिए, मान लीजिए जब 2 पॉलिटिकल पार्टी साथ में रहती है और कोई एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पार्टी में मर्जर होती है
तो उसको एंटी डिफेक्शन लॉ में पनिश ना मिले या वो एमएलए डिस्क्वालीफाई ना हो, उसके लिए इस लॉ में प्रावधान है। वीकनेस की बात करें तो देखो सबसे बड़ी वीकनेस क्या है। मान लो मेरी पार्टी ने किसी पर्टिकुलर लॉ के बारे में नेगेटिव बोला और कहा कि इसके हमें अगेंस्ट में वोट देना है। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी से भरोसा करता हूं। उदाहरण के तौर पे मान लो सीएए कानून है। इस सीएए कानून में मुझसे कहा गया कि हमें इस कानून के विपक्ष में वोट देना है या इसके विपक्ष में वोट देना है। तो आपको अगर मान लो मैं पर्सनली ये मानता हूं कि विपक्ष में वोट देने, मैं मानता हूं कि इस कानून का होना जरूरी है और मैं उस पार्टी का मेंबर हूं, तो फिर मैं उस पार्टी की विप के अगेंस्ट नहीं जा सकता। अगर मैं अगेंस्ट जाता हूं तो मेरे अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी बात, मेंबरशिप से रेजिग्नेशन देना, तो रेजिग्नेशन देते हैं तब भी इस पार्टी को, अगर पार्टी छोड़ते हैं तो भी, ठीक है। कुछ टाइम लिमिट के कुछ इश्यूज है। नाउ कुछ और बात है, हमारे संविधान में आर्टिकल 102 क्लोज 2 और 191 क्लोज 2 में एंटी डिफेक्शन के बारे में, आर्टिकल 102 में 2 और 191 में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में लिखा गया है। वेरी फेमस आयाराम गयाराम केस, ठीक है। इन्होंने अपनी पार्टी 3 बार बदली थी, याद रखिएगा। इस वजह से क्या होता है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो कभी भी नहीं आ पाती है। कुछ और चीजों की बात करें तो अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, अगर वो खड़ा हुआ है, खड़ा होने के 6 महीने बाद अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो उसकी जो मेंबरशिप है या उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ये उस कानून के बारे में भी बात करता है। कुछ और हम चीजों की बात करें, देखिए वेरी फेमस आयाराम गयाराम केस आपके सामने ये देखने को आप मिल गया होगा। हरियाणा के मिनिस्टर थे जिन्होंने की एक ही रात में 3 बार अपनी पार्टी बदली। अब देखिए लोग जो नेता हैं ये पार्टियां क्यों बदलते हैं, इनके पार्टी बदलने के पीछे क्या कारण है? जनता की सेवा करना चाहते हैं। अरे अगर आपको जनता की सेवा करनी है तो यू वांट टू सर्विस द पब्लिक, यू वांट टू सर्व द सोसाइटी, इट डजंट रिक्वायर कि आप इस पार्टी में रहे, आप किसी पार्टी में सेवा कर सकते हैं। नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टीज को बदलते हैं पैसे के लिए, मनी के लिए, पोजीशन के लिए, और इसके बाद में भ्रष्टाचार करते हैं। इट्स वेरी फेमस केस, यस द वेरी फेमस गयालाल केस, ठीक याद रखिएगा। इन्होंने बाद में एंड कांग्रेस को ज्वाइन किया था और 3 बार इन्होंने उसी दिन बदला था। मतलब ये पहले कांग्रेस में थे, फिर आरजेडी ये जनता पार्टी में गए, फिर उसके बाद में दोबारा 3 बार इन्होंने बदला है। अब देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे संविधान के 10वें शेड्यूल में है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अमेंडमेंट 1985 में किया गया था, उस टाइम राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी। डिफेक्शन क्या होता है, देखिए जब आप पर्टिकुलर एक जो पर्सन है वो उस एक पार्टी से, जो एमएलए है, एमपी है, जो नेता है, वो उस पार्टी को छोड़कर कोई और पार्टी ज्वाइन कर ले और जो लॉयल्टी उस पार्टी के प्रति, ठीक है, उस लॉयल्टी का वो खंडन करे, उस लॉयल्टी को छोड़कर वो ये काम करे, या उस पॉलिटिकल पार्टी की विप के अगेंस्ट, मान लो उस पॉलिटिकल पार्टी ने बोला है कि आपको उस मुद्दे में अगेंस्ट वोट करना है और वो बंदा उसके पक्ष में अगर वोट कर दे तो उसको डिफेक्शन के अंतर्गत उसका जो मेंबरशिप है वो उसको डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर कुछ फैक्चुअल डेटा की बात करें तो आपको पता चलेगा कि अभी तक सबसे ज्यादा, ठीक है, आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कांग्रेस में सबसे ज्यादा डिफेक्शन के केसेस देखने को मिले, दैट इज 177, बीजेपी में 33 है। रिसेंटली एक मीम बड़ा वायरल हो रहा था, उस मीम में यह लिखा था कि जिस तरीके से ये जो नेता लोग हैं कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं, अगर किस दिन सारे नेता पलट गए तो बीजेपी ही कांग्रेस बन जाएगी। तो मतलब समझ में आया कितनी ज्यादा दल बदल चल रही है। अगर इसके बारे में बात करें तो 1967 से ही, ठीक है, हम लोग इसको देख रहे हैं, 500 डिफेक्शंस के केसेस देखने को मिले थे। 1967 में मेजर स्टेट लेजिस्लेटर में ऐसे केसेस देखने को मिले, ठीक है। 1968 में कमेटी बनाई गई डिफेक्शन के ऊपर। 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन बिल में 32 अमेंडमेंट बिल ऐड किया गया। 1985 में फाइनली एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, जिसको कि 52वें संविधान संशोधन में उसको ऐड किया गया। डिफेक्शन, या मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि फ्लोर क्रॉसिंग, मतलब किसी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना इज फ्लोर क्रॉसिंग, ठीक है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों एक नेता अपनी पार्टी बदलता है, या नेता पार्टी क्यों बदलता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा रीजन है वो हो सकता है, पहला है मनी, अपना सपना मनी,
ठीक है। दूसरा पोजीशन, ठीक है, वहां पे प्रॉमिस कर देते कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ, हम आपको एक अच्छी पोजीशन दे देंगे, हम आपको कोई अच्छी मिनिस्ट्री दे देंगे, एजुकेशन मिनिस्ट्री दे देंगे, ट्रेड दे देंगे, ठीक है, और कुछ भी अच्छी, या होम मिनिस्ट्री दे देंगे। ऐसे चीजें सामने आती है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि इस कार्टून में आपको कौन दिखाई दे रहे, अगर आप समझ पा रहे कि इस कार्टून में कौन है या ये किसकी कार्टून इमेज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये कर्नाटक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे चश्मा लगा हुआ है, सामान के अंधे को सब हरा ही हरा। और जो हॉर्स ट्रेडिंग है उसका मतलब ये होता है एमएलए की खरीद फरोख्त जो होती है, एमएलए को खरीदना बेचना, इस हॉर्स ट्रेडिंग कहलाता है। कुछ और चीजों की बात करें कि डिफेक्शन क्या नहीं है। अगर मान लो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उस पूरी पार्टी का ही किसी और पार्टी में मर्जर हो जाए तो उसे डिफेक्शन नहीं बोलेंगे। कोई भी एक पार्टी के कुछ मेंबर्स किसी और पार्टी में, मान लो ए पार्टी के मेंबर हैं, वो बी पार्टी में ना मिलके अपनी एक सी पार्टी बना ले तो तब भी इसे डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। तीसरी बात करें, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कोई विप इशू करती है और उस विप को 15 दिन में कोई विप के अगेंस्ट जाए और उस विप को 15 दिन में अगर कंडम कर दिया जाए या उसको मान लिया जाए कि चलो कोई बात नहीं, तब भी उसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। अब एंटी डिफेक्शन लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है ब्रेवरी के केसेस को कम करने के लिए, करप्शन के केसेस को कम करने के लिए और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए इसकी जरूरत हमें पड़ी। यहाँ पे दो चीज इमेजेस जो बहुत ज्यादा वायरल है। पहला है अशोक, अगर आपने देखा होगा तो बीच में, ठीक है, बहुत कोशिश हुई थी कि जो सचिन पायलट है और जो राजस्थान की स्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट है, जब राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट को गिराने की पूरी कोशिश की गई थी। एमपी में जो कमलनाथ की सरकार थी उसको इसी तरीके से उनके कुछ एमएलए, कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में मिल गए और फाइनली वहां की सरकार गिर गई। कुछ और चीजों की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ये मीम है जो वायरल हो रहा है, जिसमें है कि मैं सत्ता में आता हूं समझ में नहीं। ये हमारे होम मिनिस्टर जी बोल रहे हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक और कार्टून इमेज है जहाँ पे जेठालाल बोल रहा है कि बीजेपी के साथ रहूं या आरजेडी से मिलूं या सोनिया जी से बात करूं, मुझे तो सीएम बने रहना है। कहने का मतलब ये है कि बस जो नेता हैं वो अपना जो पोजीशन है वो छोड़ना नहीं चाहते, फर्क नहीं पड़ता वो जनता के हितों के लिए काम करे ना करे, या जनता के जो मुद्दे हैं उनकी बात करे ना करे, उनको अपना पॉलिटिकल पोजीशन बना के रखना है। जब कोई भी वोटर, याद रखिएगा, सॉरी, जब कोई भी वोटर ए किसी भी कैंडिडेट बी को जब वोट देता है या किसी भी पार्टी को वोट देता है तो वो अगर कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं तो पूरी पार्टी को वोट देता है और पार्टी को वोट दे रहे हैं तो उस कैंडिडेट को वोट जाता है, ठीक है। अगर मान लो मैं बीजेपी को सपोर्ट, हमारे यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग वोट कैंडिडेट को नहीं देते, हम उस पार्टी को वोट देते हैं। हमारे यहाँ पे पार्टी की वोटिंग चलती है और जब कैंडिडेट उस चीज को बदलता है, जैसे कि आप देखेंगे इधर चला मैं उधर चला, तो कहीं ना कहीं पे जनता का जो लॉयल्टी या जनता का जो भरोसा था उसका कहीं ना कहीं पे कत्ल होता है, जनता के भरोसे को रॉन्ग माना जाता है। कुछ और चीजों की अगर बात करें, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है, ये बात करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, ये बात करता है लॉयल्टी, ठीक है, जो पार्टी के मेंबर है लॉयल रहें, करप्शन को रिड्यूस करने के लिए और एक सही डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए। इशू क्या क्या है रेस्ट्रिक्शन से स्पीच पे, अगर मान लो मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, उसने कहा कि हमें सीएए के अगेंस्ट में वोट करना है, पर बीइंग इंडिविजुअल मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सीएए के सपोर्ट में वोट करना है, और अगर मैं वोट करता हूं तो देर में भी चांसेस कि जो मेरी सदस्यता है वो रद्द कर दी जाए या मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, तो ये रीजन है। दूसरा, जो प्रोसीडिंग ऑफिसर है उसको उस केस पर फैसला देने की वेदर कैंडिडेट इज डिस्क्वालीफाई और नॉट, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। वो चाहे तो उस केस को कितने भी टाइम तक पेंडिंग रख सकता है, तो इससे नुकसान होता है। देखिए, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर कुछ डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो जो मुद्दा है वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में सुनने योग्य, वो सुप्रीम कोर्ट में या जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है, पर वो तब आएगा जब प्रोसीडिंग ऑफिसर उसके ऊपर कोई अपना फैसला देगा। पर याद रखिएगा वो फैसला देने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो बहुत बड़ा इशू है। कुछ कॉस्ट ऑफ डिफेक्शंस की हम बात करें
तो पता चलेगा कि बिटवीन 1967 से 1968 में 438 एमएलए ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी से शिफ्ट किया था। आगे एमएलए की कुछ बात करें, यहाँ पे 1990 2000 की बात करें तो गोवा में 7 डिफरेंट चीफ मिनिस्टर बने थे, ठीक है, और कुछ और भी चीज इसमें है। अब एंटी डिफेक्शन लॉ का वोटर के साथ इश्यू क्यों नहीं है? देखिए, आज के टाइम में अगर हम आम जनता से पूछे एंटी डिफेक्शन क्या है या दल बदलू क्या है, तो लोग बोलेंगे नहीं कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने डिफेक्शन का जो मुद्दा है उसको सीरियस लेना बंद कर दिया। इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि हम लोग पार्टी को वोट देते हैं, कैंडिडेट को नहीं, तो हमें फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, हम ये चीज एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये दल बदलू होना ये आम प्रैक्टिस है और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक यहाँ पे एक रिसर्च डेटा मैंने ऐड किया है, CSDS जो लोक नीति रिसर्च है, उसमें बताया गया कि 52% जो वोटर हैं वो पार्टी को वोट देते हैं और 37% जो वोटर हैं वो कैंडिडेट को वोट देते हैं। कुछ और चीजों की हम बात करें, ठीक है, इश्यू क्यों नहीं है? यहाँ पे एक केस है जिसकी मैं बात करना चाहूंगा, बिल्कुल बात करना चाहूंगा, जिसमें कि आपने हिमंत बिश्व शर्मा वाला केस सुना होगा, जिन्होंने 2015 में बीजेपी ज्वाइन करी। NB सोरेन की बात करूं, उन्होंने बाद में कांग्रेस पार्टी को, बाद में उनको CM बनाया कांग्रेस पार्टी। तो यहाँ पर होता क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी वादे करती है कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ, हम आपको पर्टिकुलर पोजीशन दे देंगे, या वहां पे लालच देने की कोशिश होती है। ओके, ये चीजें हो गई, ठीक है। रिफॉर्म की जरूरत क्यों है? देखिए, रिफॉर्म की जरूरत इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार कहा था कि अगर डिफेक्शन के केसेस होते हैं तो इलेक्शन दोबारा कराए जाने का प्रावधान होना चाहिए। बट रीजन ये है कि इलेक्शन बहुत महंगा अफेयर है, इलेक्शन इज अ कॉस्टली अफेयर। इलेक्शन कराने में कितना सारा लॉजिस्टिक, कितना सारा पैसा खर्च होता है, तो इलेक्शन दोबारा कराया जाना पॉसिबल नहीं है। कुछ और चीजों की बात करें, रिफॉर्म की जरूरत क्यों है? एक बैलेंस स्टैब्लिश पॉलिटी चलाने के लिए, जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज, उनको परफेक्ट रखने के लिए। बाइबरी और हॉर्स ट्रेडिंग है। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होता है? ठीक है, MLAs को अपनी पार्टी बनाने के लिए खरीदना बेचना हॉर्स ट्रेडिंग कहलाता है, जिसमें कि MLAs को बहुत सारा पैसा देते हैं कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, या उनको खरीद फरोख आती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं एंटी डिफेक्शन के अंतर्गत आते हैं। समरी यहाँ पे ले लेते हैं, मैं आपको बता दूं, एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल में, ठीक है, इसके बारे में मेंशन है। इसमें क्लियरली कहा गया है कि अगर कोई भी फ्लोर क्रॉस करता है, कोई भी जो MLA है वो फ्लोर क्रॉस करता है, मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ज्वाइन करता है, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ में उसको डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। कौन किस में क्वालिफाई नहीं माना जाएगा? अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 6 महीने के बाद में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो उसे डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। दूसरा, ये आपको ध्यान रखना, कोई भी जो MLA है, MP है, अगर वो उसकी जो पार्टी उसकी व्हिप के अगेंस्ट जाता है तो भी उसको डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। किसको डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा? एंटी डिफेक्शन लॉ किस पे लागू नहीं होता है? अगर कोई भी A पार्टी है, यहाँ पे B है, अगर ये A पार्टी के लोग B में ना मिलके C पार्टी बनाए तो उसे नहीं माना जाएगा। पूरी की पूरी A पार्टी B पार्टी में मर्ज हो जाए तो उसे भी डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बाइबरी के जो केसेस हैं, रिश्वतखोरी के जो केसेस हैं, उनको कम किया जा सके, और क्रिमिनलाइजेशन है जो पॉलिटिक्स में, उसको कम किया जा सके। तो ये सारी चीजें थी एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं कि किन और मुद्दों पे मैं अपनी वीडियो बना सकता हूं, या मुझे बताएं कि मैं कैसे और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूं। बाकी आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरा धन्यवाद, और फ्यूचर प्लस क्लासेस के सभी टीम को मेरी साइड से थैंक यू सो मच फॉर देयर काइंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।